होप संडे एंजॉय कर रहे होंगे। देखो, दिल्ली से बाहर निकला हुआ आदमी कितना ज्यादा वैसे ही खुश हो जाता है, देखा ना, कितना सैडिस्टिक प्लेजर ले रहा है। वो भी कहते हैं देखो मैं तो मौसम एंजॉय कर रहा हूँ, तुम्हारा नहीं मुझे पता, तुम देख लेना अपना जहां जहां पर भी हो, दिल्ली वाले तो खासकर। सो ये है वैसे। यहाँ पर मैं परवाणु में हूँ, तो परवाणु में बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। बारिश के बाद और ज्यादा ग्रीनरी हो जाती है और थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है। तो जहाँ अनिकेत गया, आई एम श्योर इट्स मोर प्लेजेंट देयर। सो गुड। वेलकम टू अनदर सेशन ऑन संडे रिफ्लेक्शंस। आई होप जो जो हम संडेज को डिस्कस करते हैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें आप, गुड मॉर्निंग ऋतु जी, कुछ कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं। बिकॉज जैसा कि अनिकेत ने कहा, अगर कुछ चीज़ें फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा फायदा होता है। और कई सारी चीज़ों का पता तब पता चलता है हमें जब हम उसकी सिचुएशन अराइज होती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल जनरली जैसे अनिकेत कुछ चीजें फॉलो कर रहा है, तो अभी वो मान लो कहीं ट्रैक कर रहा होगा, कहीं वॉक कर रहा होगा। तो अगर सांस नहीं भी फूलती ना, सो पीपल से अरे यार पहले मैं जाता था तो मेरी सांस बहुत ज्यादा फूल जाती थी, मैं थक जाता था, अभी ये नहीं हो रहा, तो आई थिंक कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। राइट, सो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वॉट यू लर्न। क्योंकि सिर्फ सीख सीख के कोई फायदा नहीं है, सीख सीख के स्टोर करके कोई फायदा नहीं है। सो द पॉइंट इज टू इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। राइट, और इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, राइट, जो चैलेंज आता है, राइट, हम सुनते बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पर, सीखते बहुत सारी चीजें हम अलग अलग जगह से। बट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो आज हमने टॉपिक के नाम पर भी लिखा, आज हमने जो आता है उस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी। और वो है उसका उसका नाम, नाम को समझ भी लेंगे कि नाम का मतलब क्या है इसका। उसका नाम है नॉइस। राइट, शोर। ओके, शोर एक एक्सटर्नल शोर होता है। जो शहर में रहते हैं वो एक्सटर्नल शोर समझते हैं, या किसी भी तरह का जो शोर होता है उसको हम एक्सटर्नल शोर बोलते हैं। राइट, नॉइज जिसको बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट शोर है, आज उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, उसको थोड़ा सा समझेंगे, और वो समझेंगे कि वो क्या है, क्या एग्जैक्टली। राइट, और हम उसको बोलते हैं इंटरनल नॉइज। इंटरनल नॉइज मतलब जो अंदर आपके चलती है। राइट, सो कितनी प्रकार की होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। एंड वील सी कि इसको शांत करना क्यों जरूरी है, या अशांति में आदमी कितना ज्यादा परेशान रहता है। राइट, सो इंटरनल नॉइज एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अंदर, एक तरह की लड़ाई है जो हर इंसान, चाहे वो जानता है इस नॉइज के बारे में, इस शोर के बारे में, चाहे नहीं भी जानता, वो लड़ रहा है। राइट, नोइंगली और अननोइंगली। राइट, सो फर्स्ट वी विल जस्ट ब्रीफली थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि कितनी तरह के ये शोर होते हैं, कितनी तरह के इंटरनल नॉइजेस होती है। सबसे पहली टाइप की जो इंटरनल नॉइज या एक शोर होता है, जो कुछ लोगों के अंदर हो सकता है या बहुत लोगों के अंदर हो सकता है, वो होता है फियर बेस्ड नॉइज, फियर बेस्ड शोर या फियर बेस्ड थॉट्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि एक तरह की आवाज, एक तरह का शोर, एक तरह का हलचल चलती रहती है जो डर उत्पन्न करता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ आई फेल, जैसे होता ना कि फियर, डर डर लग रहा है कि अरे यार फेल तो नहीं कर जाओगे, लोग क्या सोचेंगे। राइट, तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक कांस्टेंट नॉइज, जिसका जिसका पहला पॉइंट या पहला पार्ट ये है कि फियर बेस्ड। आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, बिकॉज आपके मन में, आपके दिमाग में एक कांस्टेंट डर है। कांस्टेंट डर अराउंड फेलियर हो सकता है, लोगों की जजमेंट के अराउंड हो सकता है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का फियर समझ लो। राइट, सो पहली तरह की नॉइज ये है। जनरली जो इस तरह की नॉइज डोमिनेंट होती है किसी के अंदर, वो हमेशा
सर्वाइवल मोड में रहता है। सर्वाइवल मोड का मतलब क्या होता है? वो सिर्फ देखता है कि कैसे जिंदगी में, कैसे चीजों में सरवाइव, बच के निकलना है। मतलब अरे सिर्फ बच जाए यार, सरवाइव कर। एंड इफ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस, पोटेंशियल बहुत सारी चीजों में होता है, बहुत सारी चीजें कर सकते, राइट, बट जस्ट बिकॉज फियर होता है। जैसे कई लोग होते हैं अपनी जॉब में, एक जॉब में ठीक चल रहा है, मान लो ठीक भी चल रहा है, और वो दूसरी जगह पर अगर जाए, अगर वो रिस्क लेके अगर वो दूसरी जगह पर जाए तो शायद बहुत अच्छा भी कर सकते, बट वो रिस्क नहीं लेते, फियर रहता है कि यार नहीं यार, वहां जाके अगर नहीं यार, वहां किसी को मेरी भाषा समझ नहीं आई, मेरा करने का काम करने का तरीका नहीं आया। कई टैलेंटेड लोग मैंने देखे हैं, कई बहुत जबरदस्त लोग मैंने देखे अपना टैलेंट और पोटेंशियल वेस्ट करते रहते हैं एक ही जगह पर। कई लोग होते हैं, देखो, हर एक आदमी, मतलब आज आज के टाइम में तो ये समझाया जाता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा सत्य नहीं है। आजकल के टाइम में ये समझाया जाता है कि यार हर एक कोई बिजनेस कर सकता है। ऐसा नहीं है यार, ये चीज ना निकाल देना अपने दिमाग से बाहर। ओके, पर कुछ लोग हैं जो बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते, बट जस्ट बिकॉज एक फियर है, एक कांस्टेंट नॉइज है अंदर उसके, वो स्टेप ही नहीं ले पाता, वो स्टेप ही नहीं लेता। पॉइंट समझ रहे हैं? और उसकी वजह से शायद वो लाइफ में या फिर दूसरों की लाइफ में भी बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड कर सकता है, बट बिकॉज वो डर है तो वो स्टेप ही नहीं ले रहा, वो जॉब ही करे जा रहा है, या जो जिस चीज में वो कंफर्टेबल है वो वही करे जा रहा है, वो रिस्की चीज नहीं कर रहा है, राइट। और आज के टाइम में तो ये और ज्यादा बहुत रेलेवेंट होता जा रहा है। मार्क जकरबर्ग की वैसे बहुत सारी चीजों से मैं वो नहीं रखता, इत्तेफाक नहीं रखता, या फिर अलाइंड नहीं हूं, बट उसने एक बहुत जबरदस्त चीज बोली कि आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क इज एक्चुअली नॉट टेकिंग अ रिस्क है। वो बहुत बहुत पावरफुल लाइन है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, और वो हम सबको रियलाइज करना चाहिए। तो पहला जो नॉइज है जो हो सकता है कुछ लोगों के अंदर हो, वो था फियर बेस्ड, यानी डर के अराउंड। दूसरी तरह की दूसरी तरह का शोर जो है, दूसरी तरह का जो नॉइज है, वो होता है कंडीशनिंग एंड सोशल प्रोग्रामिंग। कंडीशनिंग एंड सोशल प्रोग्रामिंग पे हमने बहुत बारी बात करी है, बहुत डिस्कशन भी करी है, बट थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालेंगे। कंडीशनिंग और सोशल कंडीशनिंग तीन चीजों पे डिपेंड करता है, बाय द वे। मेमोरी, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज पे। ओके, तो मेमोरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज जनरली हिस्ट्री, पास्ट के लेकर ही होता है। एंड सोशल प्रोग्रामिंग, सोशल प्रोग्रामिंग यानी जिस सोसाइटी में आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक तरह की नॉइस कंडीशनिंग और सोशल प्रोग्रामिंग की ये हो सकती है कि आपको एक स्टेबल जॉब ढूंढनी चाहिए। आप इस चीज का एक मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अब दोबारा भी देता हूं मैं। हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडिया में खासकर, और बहुत सारी जगह में आज भी, आज के समय में भी सरकारी नौकरी को बहुत ऊपर माना जाता है, राइट। और वो क्यों माना जाता है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप मोस्ट लोगों से पूछोगे ना क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये है कि अरे उसमें से निकाला नहीं जाएगा, वो स्टेबिलिटी है, और कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़ी ग्रोथ है या कुछ, वो नहीं, नहीं, नहीं। सरकारी नौकरी आज अगर, मतलब इतना इतना डेडली सिचुएशन है, सरकारी अगर आज आज पीएन की नौकरी भी निकलेगी, देर आर पीपल हु आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, हु आर पीएचडीज, हु आर अप्लाइंग फॉर दैट, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि एक धारणा है, एक सोशल कंडीशनिंग है, सोशल प्रोग्रामिंग है कि यार अरे सरकारी में है, पूछो क्या काम करता है। हर एक कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर थोड़ी ना होता है। क्या काम करता है, छोटा सा कुछ, अरे सरकारी है भैया, बिकॉज सरकारी मतलब तो भाई सरकार ही है, मालिक ही है। और वो दिमाग में होता है कि अरे सरकार तो सरकार, राइट। सो ये कंडीशनिंग है, ये सोशल प्रोग्रामिंग है। ये एक तरह की सोशल प्रोग्रामिंग, एक कंडीशनिंग है जो नॉइज क्रिएट करती है। नॉइज, आप समझ रहे हैं? आई नो, मैं खुद जानता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता यहां पर लोगों का या उन उन इंसानों का, आप नहीं जानते शायद उनमें से कुछ लोगों को, बट फिर भी मैं लेना नहीं चाहता।
आई नो पीपल आर वेस्टिंग देयर यूथ्स, अपने यंग, जिस टाइम में मतलब आदमी कुछ भी कर सकता है जिसको कहते हैं ना, वो गवर्नमेंट की तैयारी में निकाल रहे हैं। समझ रहे हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के वो एंट्रेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी में निकाल रहे हैं। और वो एक आधा साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों निकाल रहे हैं, सालों निकाल रहे हैं, लगे हुए हैं उम्मीद में कि गवर्नमेंट निकालेगी, जॉब्स निकालेगी, फिर उसकी नोटिफिकेशन निकलेगी, फिर एंट्रेंस टेस्ट निकलेगा, फिर उसकी एडमिशन होएगी, फिर हमारी भर्ती होएगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं बट जरूरी है इस पे बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए बहुत गलत काम भी करते हैं, रिश्वत भी देते हैं। आजकल जो इतने स्कैम्स हो रहे हैं, आजकल जो ये एंट्रेंस टेस्ट के स्कैम्स हो रहे हैं, पेपर खरीद कौन रहा है? पेपर खरीद कर, देखिए बेचने वाले हैं, स्कैम करने वाले हैं, बट खरीदने वाले भी तो है ना यार। और खरीदने, जहां पे इकोनॉमिक्स में ना एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, डिमांड सप्लाई का होता है। जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, ऑटोमेटिकली वहां पे एक आर्टिफिशियल डिमांड, एक आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट क्रिएट होती, और उसके लिए आदमी कुछ भी करता है। तो वैसे ही है, यहाँ पे सडनली डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई इतनी कम है, तो लोग साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं। अब इमेजिन करो यार, जो गलत तरीके से घुसा, गलत इंटेंट से ही घुसा समझ लो, वो क्या तो जन सेवा करेगा, वो तो क्या तो सरकारी काम करेगा, वो तो अपना ही काम करेगा ना पूरा जिंदगी भर। राइट। सो पहली बात तो ये जो सिस्टम है, ये गड़बड़ है। तो ये भी एक कांस्टेंट फियर है, ये एक कांस्टेंट वो है। दूसरी तरह का कंडीशनिंग और सोशल प्रोग्रामिंग, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक सरकारी नौकरी का एक एग्जांपल दिया। ऐसा नहीं है कि हर सरकारी नौकरी खराब है, एक एग्जांपल दिया कि ये कंडीशनिंग है लोगों की, सोशल प्रोग्रामिंग है। एक और तरह की सोशल प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग है, एक एक सर्टन उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, है ना। इंडिया में तो है ही है ना ये। कुछ जगह पर अब नहीं है, धीरे धीरे समझ आ रही है लोगों को, बट कुछ जगह में तो अभी भी है। अभी भी मतलब जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना पेरेंट हो, क्यों ना मॉडर्न जगह पे क्यों ना हो, मतलब शहरों में भी क्यों ना हो, बट दिमाग में सुई चलती रहती है। और खासकर अगर बच्चा आपका लड़की होगी तो दिमाग में चलता रहता है, अरे 24 की हो गई है, 25 की हो गई है, 26 की हो गई है, और बाय चांस अगर 28, 29, 30 की हो जाए, तब तो पेरेंट को ना नींद आना बंद हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि ये कांस्टेंट नॉइस है। बच्चा मान लो अपनी जिंदगी में मस्त है, चल रहा है, करियर में भी चल रहा है, चीजें चल रहा है, उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट ये कांस्टेंट नॉइज है, ये एक शोर है, एक बंदे के अंदर चल रहा है। और ये कहां से आया? कंडीशनिंग से आया, ये सोशल प्रोग्रामिंग से आया। रियलिटी नहीं है ये असल बात नहीं है। मैं पहले भी इस पे बात करी है थोड़ी सी, आज भी थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लेता हूं। देखिए, जो इंस्टीट्यूट्स, जो सिस्टम्स हजारों साल पहले बने थे, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली भी है बाय द वे। उनके रीजंस थे, उनके लॉजिक थे। आज वो वैलिड है या नहीं है, वो हमें अपने आप से पूछना है। पॉइंट समझ रहे हैं? बिकॉज अगर आज हम आसपास देखें, मतलब मजाक मजाक में बोल रहा हूं बट सीरियस है, ये सीरियस मजाक है। अगर आज आप देखोगे, हनीमून्स पे मर्डर हो रहे हैं, और उस पे प्लानिंग, कितनी डिटेल्ड प्लानिंग्स हो रही है। समझ रहे हो ना? देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, राइट। शादियों के बाद डिवोर्सेस हो रहे हैं, डिवोर्सेस के बाद मतलब इतना कुछ हो रहा है। सो वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज जरूरी नहीं है आज से 1000 साल के बाद या इवन 500 साल के बाद, हो सकता है सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाए, बिकॉज ऐसे ही चेंज हुआ। आज से कुछ 1000 साल पहले शादी और फैमिली के सिस्टम नहीं थे। ये ब्रेकिंग न्यूज है जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को ये लगता है कि सदा सदा से ही यही चलता आ रहा है। सो ऐसे चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, सोसाइटीज चेंज, पीपल चेंज। इंसान की खूबी ही यही है, जो चीज उसके लिए रेलेवेंट होता है, जो चीज उसके लिए सही लगता है, वो धीरे 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 उनको समझ के वो चेंज करता है।
आज से 5,000 साल पहले जो चीजें रेलेवेंट थी, जो चीजें मतलब सैक्रोसैंक्ट, मतलब जिसको जिसको समझा जाता था यार इसके बिना काम नहीं है, आज वो है ही नहीं है यार। आज वो है ही नहीं है, लिटरली है ही नहीं। तो वी हैव टू आस्क, राइट? तो वन ऑफ द नॉइज कुड बी दिस, यार अरे शादी एक उम्र तक होनी चाहिए। ये सारी तरह की जो नॉइजेस हैं, इनको हम कंडीशनिंग बेस्ड या सोसाइटी बेस्ड बोल सकते हैं, राइट? ये क्या है, इसको हम बोलते हैं दे आर बोरोड वॉइसेस। ये हमने बोरो की हुई है। कहां कहां से बोरो की है? मे बी माँ बाप से बोरो करिए, मे बी सोसाइटी से बोरो करिए, मे बी कल्चर से बोरो करिए, राइट? आपकी सोल की वॉइस नहीं है। अच्छा, हम समझेंगे इसको भी कि इनर नॉइज को हटाकर वॉइस को कैसे देखना है, अपनी ट्रू वॉइस को कैसे देखना है, अपनी आवाज को कैसे देखना है, अपनी आवाज को समझना कैसे है कि आपको क्या बताना चाह रही। कई लोग उसको गट फीलिंग भी बोलते हैं, सिक्स सेंस भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इवॉल्व वर्जन इस चीज का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी जर्नी क्या है यार, हमारी जर्नी ना, मैं लोगों को यही बोलता हूँ, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी है। पैदा होते हैं हम कंफ्यूज्ड पैदा होते हैं, इसीलिए हर चीज, सबसे पहली सेंस जो हमारी डेवलप होती है वो टेस्ट की होती है। हर चीज हम मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। कभी भी देखना, हर छोटा बच्चा, किसी भी प्रजाति का, इंसान का, जानवर का, हर चीज सबसे पहले मुंह में डालता है, क्योंकि सबसे पहला वो ही सेंसेशन या सेंसेस डेवलप होती। वो क्यों मुंह में डालता है? खाना, भूख नहीं लगी है हर वक्त उसको, वो इसलिए बिकॉज वो उसको असेस करना चाहता है कि है क्या। वो कंफ्यूज्ड है बहुत सारी चीजों को लेके, और धीरे 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 वो जानना चाहता है। जौन सी सेंस उसकी एक्टिव होती है उससे जानने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, धीरे धीरे इंसान के बच्चे को बड़ी जल्दी ये सिखा दिया जाता है कि सिर्फ तुझे ये ही जानना है। बड़ा लिमिट कर देते हैं उसको चीजों को लेके। उसको बोल देते हैं सुन ना यार, यही कर ले बस, बहुत है, इतना ही कर ले बस, इसी से जिंदगी चल जाएगी, राइट? सो हमारे को ये समझना है कि हमारी सोल की वॉइस क्या है, और वो धीरे धीरे समझेंगे। बट पहली चीज, दूसरा फियर हमको, दूसरा सॉरी नॉइस जो टाइप है वो कंडीशनिंग और सोशल प्रोग्रामिंग है। थर्ड इज बड़ा इंपॉर्टेंट है कई लोगों के लिए, कई कई पर्सनालिटी टाइप्स के लिए बड़ा जरूरी है। इसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग, और जिसको हम बोलते हैं ना, ये भी बोलते हैं एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। यानी बहुत, मतलब सोचने में चैंपियन है। और मैं ऐसे लोगों के साथ बहुत रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा रह चुका हूं। मुझे पता है, मुझे पता है कि कितना एक्सेसिव सोच सकता है एक आदमी, कितने वाइड वैरायटी तरीके से सोच सकता है, और कैसे अपने आप को खराब कर सकता है। मैंने किया है अपने आप को। मेरे को एंजाइटी अटैक हुआ, मुझे समझ आया बाद में, बाद में समझ आया। मैंने ही एक छोटी सी चीज, तिल का ताड़ बनाया, और उसी में खुद ही, उस ताड़ के नीचे खुद ही दब के मर गया। सो ओवर थिंकिंग एंड एनालिसिस एक और तरह की नॉइज है। ये शोर बहुत लोगों के अंदर है, और ये शोर बहुत सारे लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। क्यों? ये आज के टाइम में ये वाला जो नॉइज है, ये क्यों रेलेवेंट होता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ओवर एनालिसिस या एनालिसिस, ओवर एनालिसिस के लिए एक्चुअली आजकल मसाला बहुत है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। आज से 50 साल पहले इंडिया के अंदर बहुत से ओबीज लोग नहीं होते थे। हिंदुस्तान के अंदर आज से 50 साल पहले बहुत से मोटे लोग नहीं होते थे, राइट? क्यों नहीं होते थे? सिंपल रीजन था। पहली बात, बहुत समृद्ध नहीं था, अभी भी नहीं है, खैर इंडिया कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है। बट बहुत सारे लोगों के पास खाने का भी दिक्कत था, न्यूट्रिशन का चैलेंज था। अगर मैं अपनी जनरेशन, अपना चाइल्डहुड वर्सेस अपने बच्चों का चाइल्डहुड देखूं, मैं उनके खाने को जो मिल रहा है उनको, और जो मुझे मिला, उसमें बहुत डिफरेंस है। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसलिए अब धीरे 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 क्या हो रहा है कि इंडिया में ओबेसिटी या मोटापा जो पहले नहीं था, आज वो भर भर कर है। शहरों की बात छोड़ दो,
आज गांव तक में है। मैं अपने नेटिव जाता हूँ, फार्म हाउस पे जाता हूँ, और पहाड़ों में तो यार, पहाड़ों में ना जो जीन पूल है या जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें जनरली मोटे होते ही नहीं थे, बिकॉज इतना चलना पड़ता ना, मेटाबॉलिज्म इतना हाई था। अब मैं पहाड़ों पर भी देखता हूँ भाई साहब, ऐसे ऐसे रोलू पोलू से बंदे घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई ये पहाड़ी कहाँ से है, कैसे है ये पहाड़ी? राइट, बिकॉज वैसा सिस्टम हो गया। अब उसी चीज को, उसी उसी सिस्टम को मेंटल फूड के हिसाब से ले लो। तो पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और एनालिसिस का इनर नॉइज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत सारी चीजें थी नहीं, इतनी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं था, सोचने वाले के लिए पहले भी था, बट अभी बहुत सारी चीजें हो गई। बिकॉज जो एक्सेसिव थिंकर है ना, उसके लिए कोई भी इनपुट, उसके लिए कोई भी मेंटल इनपुट उसका दिमाग ओवरवर्क करवाता है। वो और इनर नॉइज को केटर करता है या कंट्रीब्यूट करता है। कई लोग सोचते हैं अरे यार रिलैक्स होने के लिए मैं ओटीटी देख लेता हूँ यार, अरे मैं सीरीज देख लेता हूँ यार, अरे यार कुछ रील देख लेता हूँ। बट वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए तो सो कॉल्ड रिलैक्सेशन मिलेगी, बट हर एक जो चीज उनके दिमाग में एंटर कर रही है, हर एक इनपुट जो ले रहे हैं वो, हर एक लाइन, हर एक डायलॉग जो वो सुन रहे हैं, इट विल क्रिएट एन एनालिसिस फॉर दैट। बिकॉज वो सिस्टम है, वो दिमाग है। कई लोग बोलते हैं अरे मैं तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहा हूं, अरे मैं तो अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहा हूं। मत देखो, मत करो। राइट, सो ओवर थिंकिंग एंड एनालिसिस, एंडलेस लूप्स, कई लोगों के दिमाग में ना, दिमाग में एंडलेस लूप चलते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या, अरे ऐसा हुआ तो क्या। दिमाग में ना वो रिहर्स करते रहते हैं, मतलब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। अरे यार वहां जाऊंगा ना, ये करूंगा ना मैं, तो ऐसा होगा ना, तो ये होगा ना, वो होगा। अरे बड़ी छोटी छोटी सी चीजें भी सोचते रहते हैं बड़े लोग। मैं खुद रहा हूं यार ऐसा, इसलिए मैं समझ, मतलब वो ना हर छोटी छोटी चीज को, मतलब वो मेंटली रिहर्स करेंगे। और कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, मान लो किसी की कोई प्रेजेंटेशन है, और जिसके पास ये सिस्टम है, क्या कहते हैं, इनर नॉइस का, ये वाला ओवर थिंकिंग और एनालिसिस का है, वो अपनी प्रेजेंटेशन को लेके इतना सोचेगा, पहली बात उसको पिछली रात को नींद नहीं आएगी, दिमाग में चलाता रहेगा वो, चला, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अरे मेरे कपड़े तो प्रेस हैं या नहीं है, ये है वो है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा। वो अपना बीपी इतना बढ़ा लेगा, बीपी बढ़ेगा, मतलब कुछ कुछ चीजें, बॉडी के सिम्टम्स जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में कुछ वो करते हैं, दिमाग का फिर बॉडी में, वो आपस में वो यही चलता रहता है। बहुत ज्यादा टैक्सिंग काम है, और लोग करते हैं, ये इनर नॉइस पे काम करते रहते हैं अपने दिमाग में। उनका दिमाग में ही सारी जिंदगी चलती रहती है, सब चीजें। और कभी भी वो देखना, इस तरह के इंसान ना जनरली बहुत ज्यादा याददाश्त अच्छी भी नहीं होती, उनको भूलते भी बहुत ज्यादा है, फोकस भी उनका बहुत ज्यादा सही नहीं रहता। वो मतलब वो होता है ना ऐसा, ध्यान ध्यान बड़ा जल्दी हटेगा। चौथी तरह का जो नॉइज है या शोर है किसी के अंदर, वो होता है गिल्ट, शेम या रिग्रेट का। गिल्ट, शेम या रिग्रेट, इसका मतलब क्या है कि वो पास्ट में बहुत रहता है। पॉइंट समझ रहे हो? कुछ हुआ, कुछ चीजें हुई, वो उन्हीं को बार 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 रिप्ले करता रहता है, रिप्ले करता रहता है, रिप्ले करता रहता है। मतलब कई कई लोग हैं, यहाँ पर भी है, नाम नहीं लूंगा मैं, मतलब उन लोगों को बाहर निकाल निकाल के, निकाल निकाल, मेरे से 1 घंटा बात करेंगे ना, तो 57 मिनट वो अपनी पिछली चीजों के बारे में ही बात करते रहे। मैं उनको कोशिश करता रहता हूं, मैंने कहा निकल यहां से बाहर, निकल यहां पे, निकल 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 निकल, नहीं। वो उनको ये लगता नहीं मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा ऐसा। बहुत ज्यादा उनके अंदर ये 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, गिल्ट, शेम एंड रिग्रेट। गिल्ट मतलब अपने अंदर अपनी की हुई चीजों में गलतियां दिखने लग जाती है, शर्म आती है उनको बड़ी सारी चीजों के अंदर। मतलब वो कहते हैं ना कि अरे मैं पास्ट में ऐसा था या ऐसी थी, ये था वो था। रिग्रेट, रिग्रेट बहुत बहुत रिग्रेट में रहते हैं। राइट।
बहुत सारे लोग आई पर्सनली नो हु, कुछ चीजें हुई, चाहे वो उनके बस में थी नहीं थी, सिचुएशनल थी, लोगों ने की, बट वो उस गिल्ट शेम और रिग्रेट से बाहर ही नहीं निकल रहे, बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वो पास्ट के जो इमोशंस हैं, वो जो प्रेजेंट मोमेंट जो उन्हें बताना चाह रहा है, जो गाइड करना चाह रहा है ना, कई बार होता है ना, आंसर होता है यार, आपके आपके प्रेजेंट मोमेंट में आंसर होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आप पास्ट के इमोशन में इतना डूब चुके हो या डूब रहे हो, आपको प्रेजेंट की गाइडेंस दिखती नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार मुझे आप 10 साल 15 साल 20 साल पहले मिले होते ना तो सही रहता। मैं कहा, कुछ नहीं होता उससे। आज भी अपने आप से पूछो, तुम पास्ट के इमोशन में कितना डूबे हुए हो, कितना उसी चीजों में रह रहे हो, एंड यू आर अनेबल टू लर्न फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट। अभी से सीखना शुरू करो, अभी से, अभी यानी इस मोमेंट से सीखना शुरू करो। हर चीज से सीखा जा सकता है बाय द, बट इफ यू आर सो, मतलब वो एक कांस्टेंट चल रहा है, शेम गिल्ट रिग्रेट चल रहा है आपके अंदर, बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है प्रेजेंट में कुछ भी चीज को समझ पाना या रियलाइज करना। फिफ्थ तरह का नॉइज है, ये मेरा फेवरेट है, ईगो ड्रिवन डायलॉग। ईगो ड्रिवन जो बात होती है वो है ये फिफ्थ तरीके का। ईगो ड्रिवन मतलब कि कई लोगों में ना एक एक वो लगा हुआ है, चल रहा है, डिजायर प्रूव करने का, जीतने का, राइट होने का। मतलब कई इतने इतने कॉम्पिटिटिव हैं, इतने लड़ाकू है ना, लड़ाकू का मतलब समझते हो क्या? उन्हें होता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे सिद्ध करना ही करना है कि मैं सही हूं। मतलब हर हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर लगे रहेंगे, बहस करते रहेंगे, मतलब हर डायलॉग अपने साथ भी और बाहर भी, उनका हर डायलॉग ही ईगो ड्रिवन है। गलत है ही नहीं, सही है भाई। कंट्रोल, वो ना आउटकम्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशंस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई भी चीज इधर उधर हो, उससे वो उनको लगता है कि नहीं नहीं यार, ये सही चीज नहीं। हर वक्त, हर वक्त उनका सिस्टम जो होता है ना, उस वो कहते हैं ना कि हर चीजों को कंट्रोल करने में लगा रहता है, हर चीज को अपने हिसाब से डालने में लगा रहता है। कहीं कोई कोई उसके विपरीत कुछ चीज बोल दे, उसके थिंकिंग के ऑपोजिट कोई चीज अगर बोल दे, देन दे स्टार्ट प्रूविंग, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सुनो, ये ऐसा है, ये सही है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। मान लो, मतलब ऐसे लोगों के साथ ये भी होता है, मान लो किसी ने बोल दिया ना, अरे यार गोलगप्पे से बढ़िया तो टिक्की टिक्की होती है, और उसको दूसरे को गोलगप्पे पसंद, मतलब उसको, जो ईगो ड्रिवन पर्सन है उसको गोलगप्पे बड़े जबरदस्त। अरे यार गोलगप्पे का तो कंपटीशन ही नहीं है टिक्की के साथ भाई, गोलगप्पे तो वहां है। फिर वो समझा देगा, पूरी रामायण सुना देगा गोलगप्पों के अराउंड। फिर वो बोल देगा कि भाई गोलगप्पे क्यों सही है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि किसी को टिक्की ज्यादा बेटर हो सकती। हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर यू विल वर्क, दैट पर्सन विल वर्क टूवर्ड्स प्रूविंग, दैट कि हाँ मैं सही हूं, मैं राइट हूं। हर एक चीज को वो कंपटीशन की तरह ले लेगा, राइट? कि अरे ये कोई भी डिस्कशन भी अगर हो रहा है ना, किसी ने अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया, तो उसको वो कंपीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ले लेगा। इस तरह के इंप्लॉयज भी होते हैं, इस तरह के घर में लोग भी होते हैं, इस तरह के दोस्त भी होते हैं। अगर आप देखोगे ना, मतलब कई कई लोग होते हैं वो हर चीज को अरे एज एज अ स्टेटमेंट ऑफ कंपटीशन ले लेते हैं। होता है ना, कई लोग हाईली कॉम्पिटिटिव तैयार बैठे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज इनको अपने आप को सही प्रूव करना है, इनको हर वक्त जीतना ही जीतना है, राइट? ये कुछ तरह की नॉइजेस हैं, ये कुछ तरह के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बोल सकते हैं इनको। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना क्यों जरूरी है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज
बहुत से लोगों की पूरी, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम निकले तो अलग बात है, बहुत से लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, इसी नॉइज की एनर्जी के अंदर। मैं जनरली लोगों को यही बोलता हूं कि हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी कंफ्यूजन टू क्लैरिटी की जर्नी है। और उस कंफ्यूजन मतलब बर्थ, बर्थ के बाद एक चीज गारंटेड है, वो चीज है डेथ, राइट। उसके बीच में बहुत सारी चीजें होनी है, और उसके बीच में बर्थ से लेके डेथ तक आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर आपने ऑप्टिमाइज कर लिया, ऑप्टिमाइज मतलब बहुत वेस्ट नहीं किया, यूज कर लिया, तो 20-30% ज्यादा कर लोगे। बहुत खराब किया तो 30-40-50% कम कर लोगे। बट आपके पास एक लिमिटेड क्वांटम है, क्वांटिटी है ऑफ एनर्जी। अब आप ये एनर्जी का करते क्या हो अपनी पूरी जिंदगी में? कई लोग हैं जिनको बड़ी जल्दी अपनी लाइफ के अंदर, वेरी अर्ली इन देयर लाइफ, पर्पस मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं पर्पस ड्रिवन लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। नॉट बिकॉज कि उसे रिजल्ट मिलेगा, बट बिकॉज पर्पस मिल गया। पॉइंट समझ रहे हो? तो पर्पस मिल गया, पर्पस के हिसाब से अपने आप को ड्राइव कर रहे हो, उसमें एनर्जी डाल दी आपने। आपके पास जो लिमिटेड एनर्जी है, बिकॉज पर्पस का मतलब समझो, नौकरी पर्पस नहीं है, याद रखना। नौकरी सिर्फ जरिया है आपके पर्पस पे पहुंचने का। तो अगर कई लोगों का पर्पस बड़ा जल्दी समझ आ जाता है कि अरे यार मैं तो इस चीज के लिए बना, और उसमें लोग एनर्जी झोंक देते हैं, और वो बहुत जबरदस्त करते हैं उसके अंदर। बिकॉज लिमिटेड एनर्जी अगर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से जाएगी तो बहुत जबरदस्त आउटकम होगा। कई लोग गिरते पड़ते इधर उधर घूमते रहते मेरी तरह, जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करी, फिर रियलाइज किया कि हाँ ये वाली चीज है, फिर उसके बाद उस पर एनर्जी लगाने लगे। बट तब तक की एनर्जी बहुत सारी अलग अलग चीजों में गई। ओके। और बहुत सारी अलग अलग चीजों में किस में जाती है? जनरली ये नॉइजेज में जाती है। ओके। इसीलिए हमारे को ये नॉइजेस शांत करने जरूरी हैं। जब ये नॉइजेस शांत होंगी तब क्लैरिटी निकलेगी। ये जब क्लैरिटी निकलेगी तो पर्पस मिलेगा, और जब पर्पस मिलेगा और उस पर्पस में आप अपनी एनर्जी डालेंगे, देन यू विल क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द लाइफ यू लिव। और मेरा ये मानना है सक्सेस की परिभाषा ये, बहुत सारी सक्सेस की अलग अलग परिभाषाएं, बट मेरे हिसाब से सक्सेस की ये परिभाषा है कि आप क्लियर हो कि आपका पर्पस क्या है और उस पर्पस पे काम करते हो। सक्सेस नहीं है कि यार उसमें अचीवमेंट हुई, नाम हुआ, शोहरत हुई, नहीं 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 नहीं, मिल गया और उस पे काम कर रहे हो, वो हो गया ना सक्सेस। बिकॉज बिलीव मी, आज विद ऑल माई सिंसियरिटी, हैंड ऑन माई हार्ट, आई इंजॉय माई एवरी डे। नॉट बिकॉज की आउटकम्स मेरे फेवर में होते हैं, बट बिकॉज मेरे को पर्पस मिल गया यार। मेरे को लगता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूं। आई गेटिंग माई पॉइंट? हो सकता है चेंज हो जाए बाद में, मुझे नहीं पता। जब मैं जॉब भी करता था मुझे लगता था मेरे को पर्पस मिला, बट अब मुझे लगता है कि हाँ यार, यार ये है, ये असली चीज है। मैं थकता नहीं हूँ, जॉब में थक जाता था, जॉब में तो मेरे को ये होता था अरे कब सैटरडे आएगा। इसमें नहीं थकता, इसमें लगता है हाँ ठीक है, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और अब मुझे समझ आ गया है कि कौन कौन सी चीजों से मेरे को अपनी एनर्जी बचानी है, कहां से मेरे को क्लटर रिमूव करना है, कहां मेरी एनर्जी सैपिंग चीजें, कौन सी चीजें नॉइज हैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझ रहे हो? मैं बहुत मैं भी बहुत ज्यादा सोसाइटी केयरिंग, लोग केयरिंग कि अरे यार ये क्या सोचेंगे, ऐसा क्या सोचेंगे, वैसे क्या। अब नहीं सोचता यार, एनर्जी बच गई मेरी वहां पर। नहीं सोचता मैं बहुत सारा, फियर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं। पहले फियर कर 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 करके मैंने एंजाइटी अटैक कर दिया था, और वेरी इंपॉर्टेंट फेज, जितने भी टाइम 6-8 महीने मैंने मेरे उसमें निकल गए यार, रिकवर करने में निकल गए, डर में जीता रहा। बड़ी सारी चीजें जिंदगी में इसलिए नहीं करी बिकॉज आई 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 वाज फियरफुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओवर थिंकिंग एंड एनालिसिस चैंपियन था मैं,
चैंपियन। टेंशन ले लेके इसीलिए आई थिंक मैं जो जो डिपार्टमेंट में हैंडल करता था कंप्लेंट्स का, इसीलिए खुश भी थे शायद मेरे बॉस, उनसे ज्यादा टेंशन मैं लेके रखता था, कोई कंप्लेंट है एस्केलेट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे बॉस को शायद इतनी चिंता नहीं होती, मालिकों को भी नहीं होती होगी, मुझे बहुत चिंता होती थी बिकॉज ओवर एनालिसिस छोड़ दी। हर चीज नहीं कर सकते यार आप, हर चीज नहीं कर सकते। आपको लगता है, कई इंसानों को लगता है कि अरे तुम्हारे जो इतने बड़े बड़े कंधों से अगर तुमने अपने कंधे एक दिन से भी, एक दिन के लिए भी अगर वो बाहर नीचे उतार दिया तो पता नहीं, जिंदगी कुछ नहीं होने वाला। तुम अगर उड़ भी गए ना, एक दिन दो दिन चार पांच लोग इधर उधर वाले चूंचा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे भाई, आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी के अंदर। तो रियलाइज किया यार कुछ नहीं हो, इनसिग्निफिकेंट हो, तो ओवर एनालिसिस खत्म हो गया। बड़ी सारी चीजें ऐसी करी या ऐसी हुई थी जिंदगी के अंदर जिनका गिल्ट शेम रिग्रेट था मुझे, बोलना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, लोगों को बोलना शुरू कर दिया, यार मैंने ये कांड भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया। निकल गया उस चीज से बाहर, हल्का हो गया, नॉइस ही खत्म हो गई यार, एनर्जी बच गई। बच इतनी बच गई, ईगो ड्रिवन डायलॉग। 2 हफ्ते पहले संदीप ने पूछा था कि आप कॉल कॉल में एंड में थैंक यू भी नहीं सुनते हो। मुझे ईगो ईगो को बढ़ाना ही नहीं है किसी भी तरह से, और उसके बहुत सारे अलग 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 प्रैक्टिसेस और तरीके हैं, और वो मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई, बिकॉज मुझे पता है बहुत इजी है फ्यूल होना। आई सीन बहुत समझदार लोगों के अंदर भी मैंने बहुत स्ट्रांग ईगोज देखी है। एक एक्टिव ईगो होती है, एक्टिव ईगो बड़ी विजिबली दिख जाती है, वो बड़ा इजी होता है देखने के अंदर। पैसिव ईगोज होती है लोगों के अंदर, जो लोगों को भी नहीं पता होती है उनके अंदर होती। एंड आई सीन वेरी वेरी इवॉल्व पीपल, बहुत इवॉल्व लोगों के अंदर भी ईगोज देखी है मैंने। तो मेरे को तो बड़ा वो बड़ा क्लियर है कि यार इसको तो बड़ा ध्यान में रखना है भाई, ईगो ड्रिवन डायलॉग नहीं होना। कहीं मैं बहस करने भी लग जाता हूँ ना, जहां के अंदर मुझे लगता भी है कि मैं सही हूँ, मैं बोल देता हूँ हाँ शायद हो सकता है यार जो तुम बोल रहे हो सही हो, मतलब बहुत वाहियात बात भी बोल रहा हो कोई आदमी, तो मैं देख रहा हूं अगर बहस हो रही है तो छोड़ देता हूं, मैं बोलता हूँ ठीक है हाँ यार हो सकता है तू सही हो, बिकॉज एक पॉसिबिलिटी उसके सही होने की है भी है ना। मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, हाँ यार पॉसिबिलिटी तो है ही है, हो सकता है जो मेरे को मालूम है हो सकता है वो भी गलत हो ना। आज तक बड़ी सारी चीजें जो मुझे मालूम थी, 30 32 35 साल तक जो मुझे चीजें मालूम थी, वो बहुत सारी चीजें तो गलत निकली। और वो जब तक मैंने एडमिट नहीं किया था, जब तक मुझे नहीं एक्सेप्टेंस नहीं आया कि हाँ यार वो गलत है, तब तक मैंने चेंज भी नहीं किया, तब तक मैंने इंप्रूव भी नहीं किया। सो फॉर मी ये नॉइजेस हटाने के बाद जो क्लैरिटी मुझे मिला है, जो पर्पस मिला है, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। एंड बिलीव मी, जो आज मैं बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली, आई रियली वांट कि यही क्लैरिटी उन्हीं में है। एंड आई थिंक कुछ लोगों को जब वो क्लैरिटी आती है, देन दे स्टार्ट टेकिंग दोज डिसीजंस, राइट। और वो डिसीजंस दिखते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है यार, ये करना ज्यादा जरूरी। सुनील गर्ग इससे पहले मतलब बिजनेसमैन ना, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, धीरे धीरे कुछ चीजें उसे समझ आने लगी, आज वो बीच बीच में ब्रेक्स लेता है, और ऐसी ऐसी चीजों में ब्रेक्स लेता है जिसको वो हमेशा से करना चाहता था, बिकॉज अब धीरे 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 जो नॉइज थी उसके अंदर, वो नॉइज को साइड पे रख पा रहा है। तो आज आई रियली वांटेड कि आप सब लोग भी अपने आप से पूछें कि कौन सी ऐसी नॉइजेज हैं जो आपको आप नहीं बनने दे रहा, जो आपकी एनर्जी खाए जा रहा है दिन ब दिन। बिकॉज बिकॉज वो पॉज करना, सोचना तो जरूरी है ना इस बारे में, बिकॉज सोचेंगे रोकेंगे नहीं अपने आप को, पॉज नहीं करेंगे तो भागते रहेंगे भागते रहेंगे। मैं भी भाग रहा था यार, लेट मी वेरी ऑनेस्ट, मैं भाग रहा था, और उस वक्त कोई सोचने का टाइम नहीं मिलता था, कोई नॉइज समझने का टाइम नहीं मिलता था। मुझे लगता था कि यही जिंदगी है यार, यही भाग, यही दौड़, यही इधर, यही उठा पटक, ये सब, यही चीज है, यही लाइफ है। एंड बिलीव मी, आई वॉज वेरी गुड एट इट बाय द वे। मैं अच्छा कर रहा था, मैं करियर में भी अच्छा कर रहा था, मैं डायरेक्ट सेलिंग में भी अच्छा कर रहा था, मैं सब बहुत सारी चीजों में आई वॉज डूइंग मच, मतलब मच बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया कर रहा था,
बहुत स्कोप था उसमें भी, बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप था, बहुत अच्छा और अच्छा कर सकता था, बट आई वॉज डूइंग डिसेंटली वेल, ठीक ठाक कर रहा था। बट आई रियलाइज्ड सर्टन थिंग्स, और वो रियलाइजेशन तभी हो पाई जब मैंने इन नॉइजेस से, इन शोर से अपनी एनर्जी बचानी शुरू करी। और एक शोर तो मतलब, फिर आई नो मैं दिल्ली को बहुत 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 वो बोलता हूँ, बट बहुत सारा क्रेडिट भी है दिल्ली को एक्चुअली, बिकॉज दिल्ली दिल्ली दोबारा नहीं होता मेरी जिंदगी के अंदर, दिल्ली के लोग नहीं होते मेरी जिंदगी के अंदर, तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं सीखता शायद। बट बिलीव मी 2020 में जो मैं जो मैं सिचुएशनली दिल्ली से बाहर मूव किया, चांस बाय चांस बिकॉज ऑफ कोरोना, उस चीज ने एक एक जो एक्चुअली शहर के अंदर फिजिकल नॉइज भी होती, जो आपके अंदर ऑटोमेटिकली नॉइज क्रिएट करती है, तो उस नॉइज से बाहर निकलना भी जरूरी है। मैं लोगों को बोलता हूं, मैं इंकरेज करता हूं, ब्रेक्स लो, ब्रेक्स लो। आई नो कई लोग बोलते हैं नहीं निकला जाता, नहीं, लो प्लीज लो। बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाने की जरूरत, दिल्ली से 1.5-2 घंटे की दूरी पे कहीं पे भी निकल जाओ, कहीं पे भी पहुंच जाओ। और कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसिव वो नहीं करने की जरूरत, जस्ट गो आउट, निकलो। बिकॉज दिल्ली से बाहर निकलते ही ना, वो एक सर्टन लेवल ऑफ नॉइज का जो लेवल है ना, वो अपने आप ड्रॉप करता है, और वो बहुत हेल्प करेगा आप। मुझे बहुत हेल्प किए, मुझे नेचर में आने से, मुझे एक एक सर्टन लेवल ऑफ नॉइज ड्रॉप करने से बहुत हेल्प मिली है। एंड आई वुड से आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट लीव दिल्ली डेली, बट बीच बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं यार। आई नो जितने भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो आप, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हो, आई नो इट इज नॉट वेरी इजी, आई नो पूरा टास्क होता है ये, बट निकलना शुरू करो। बिकॉज चाहे वो एक्सटर्नल नॉइज है, इंटरनल या इंटरनल नॉइज है, ये आपकी जिंदगी को, जिंदगी में से एनर्जी सक कर रही है, चूस रही है बुरी तरह से। एंड आई रियली वांट दैट क्लटर फ्री, नॉइज फ्री जिंदगियां जियो आप लोग, एंड एक्सपीरियंस करो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज, किसी को कुछ शेयर करना है, किसी का कोई क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है किसी भी तरह का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बियॉन्ड स्कोप नहीं है। तो पहले आ रहे हैं सवाल पूछने के लिए नोवल भैया। हाँ नोवल भैया। सर, क्वेश्चन डिसीजन के अराउंड है। अ, आज आपने बताया उससे कुछ क्लियर हुआ कि फियर और ओवर थिंकिंग और कुछ इमोशंस के कारण डिसीजन लेने में देरी हो जाता है। तो ये फियर और ओवर थिंकिंग को तो समझ में आया कि हाँ ये ओवर थिंकिंग तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये ज्यादा मैंने सोच रहा हूँ इस चीज को। हम्म, कभी कभी वो फियर समझ में नहीं आता, और इमोशन जो है वो ट्रिगर करता रहता है कि यार ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसको और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है, और डिसीजन को फास्ट कैसे किया जा सकता है? ओके, फेयर क्वेश्चन। देखो, हम हमारा जो टेंडेंसी होता है, हमारा क्या मतलब, हमारी दिमाग की टेंडेंसी, हमारे को वर्किंग समझनी है। हमारी दिमाग की सबसे बढ़िया खूबी भी ये है और चैलेंज भी ये है, हमारा दिमाग शॉर्टकट्स या एनर्जी कंजर्वेशन मोड में रहता है हमेशा। ओके, इसका मतलब क्या है, वो कभी भी देखना, तुम कोई काम करते रहते हो ना, तो उसमें हमेशा वो कोशिश करेगा कि छोटा रास्ता ढूंढेगा वो, ये छोटा रास्ता क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब हम कोई काम 3 महीना, 6 महीना, 1 साल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको फिर कम टाइम में भी करने लग जाते हैं, कम एनर्जी भी लगाते हैं उसके अंदर। अब यहां पर भी जब भी कोई चीज आती है, जब भी कोई डिसीजन आता है, तो हमारा हमारा जो माइंड है, हमारा जो सिस्टम है, दोबारा से, बिकॉज उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी वायरिंग क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पे चली हुई है, तो तुम्हारे को बहुत इजीली सही डायरेक्शन की तरफ नहीं लेके जाएगा। सबसे पहले डिफॉल्ट वर्जन की तरफ वो कहेगा, अरे छोड़ना, ये करना ही क्यों है। एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरी चीज, थिंकिंग ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी बाय द वे। अब कोई चीज को जब आप सोच रहे हो, इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी एबिलिटी टू फोकस होनी चाहिए ऑन एनीथिंग।
जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होकर क्या आप सोच पाते हैं नहीं सोच पाते। मान लो कोई डिसीजन लेना है, एक है कि आपको उसका टूल पता है किस तरह से कुछ किसी चीज को यूज कर सकते हैं, दूसरा आप में उतनी पेशेंस है या नहीं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचने बैठे कि अरे यार सुनो मुझे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जॉब चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ओके, अब जॉब चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके लिए बैठे हो, अब तुम सोचने लगे हो, तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या करेगा, अरे इतना क्यों सोच रहा है, बिकॉज वो एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे जा रहा है, वो कह रहा है छोड़ना यार इतना क्या सोचना, और अभी नहीं है जरूरत यार, क्या कहते हैं जॉब चेंज करने की, या फिर बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो बोलेंगे अरे करना जॉब यार चेंज देखी जाएगी, या कुछ ऐसा ऐसा कर। वो शॉर्टकट, वो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने के लिए बोलेगा। आइडियली क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारी जिंदगी के अंदर, और करियर इंपॉर्टेंट डिसीजन है बाय द वे, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट डिसीजन, उसको आराम से बैठकर सोच के करना है कि हाँ यार, अच्छा मैं कर क्यों रहा हूं। दो चीजों की वजह से आदमी जनरली एक डिसीजन लेता है, एक हम बोलते हैं आइदर टू मेक अ गेन और टू अवॉइड अ पेन। मेकिंग अ गेन का मतलब क्या है कि इसका मुझे कुछ फायदा होने वाला है, अवॉइडिंग अ पेन का मतलब है कि मुझे कोई दर्द है, उस दर्द को अवॉइड करना है। तो दो रीजन से हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। अब नौकरी वाले डिसीजन को ये दो पॉइंट पे लेकर चलते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कहीं नौकरी के अंदर, ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ हो रहा है, तो अवॉइडिंग अ पेन का डिसीजन है, राइट। अगर बढ़िया चल रहा है और आपको कहीं दिख रहा है कि यार इस जगह दूसरी कंपनी में जाऊंगा, बढ़िया ग्रोथ होगी, प्रोफाइल भी बढ़िया होगा, ये मेकिंग अ गेन का डिसीजन है। लाइफ में ग्रोथ जनरली मेकिंग अ गेन के डिसीजन की वजह से होती है, अवॉइडिंग अ पेन की वजह से नहीं होती है। बट मेजॉरिटी लोग पेन अवॉइड करने के लिए डिसीजन लेते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? और पेन एक्चुअली कई बारी या मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कांड की वजह से होते हैं, या अपनी अपने अंदर जो बंदा चेंजेस नहीं कर पाता या उसकी वजह से होते हैं। तो हमें देखना है कि हम कोई डिसीजन ले क्यों रहे हैं, मेकिंग अ गेन है या अवॉइडिंग अ पेन है। अवॉइडिंग अ पेन है तो डेस्परेट डिसीजंस मत लेना। अवॉइडिंग अ पेन का मतलब क्या है कि मान लो कंपनी की हालत खराब है, और आपको क्या कहते हैं, मान लो सैलरी नहीं दे रहा ऑफिस में, एग्जांपल लेते, राइट, सैलरी नहीं दे रहा और आपको है कि यार चाहिए यार, कहीं ना कहीं से निकलना है भाई, यहाँ से। अब ये समझना है कि मैं पेन अवॉइड करने के लिए कर रहा हूं, पर मुझे डेस्परेट डिसीजन नहीं लेना, ये याद रखना। बिकॉज पेन अवॉइड करने के लिए अगर डेस्परेट सिचुएशन डिसीजन ले लिया, ये एक और पेन क्रिएट करेगा फ्यूचर के अंदर। ओके, तो समझदारी इसी के अंदर है कि अभी थोड़ा सा पेन सह लो, और ऐसी सिचुएशन में या ऐसे टाइम में बाहर निकलना जब शायद आप थोड़ा सा गेन की सिचुएशन में हो। पॉइंट समझे? थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज कर दिया? समझा सर। हाँ, समझ गया। ठीक है। यहाँ पे लेकिन कुछ सिचुएशन था, ये जॉब वाला तो हो गया सर, जॉब से मैंने चेंज कर दी, मिल गई। ओके डन। एनीबडी एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी को है तो पूछ ले, नहीं तो वी विल क्लोज ऑन टाइम टुडे। अगेन शेयर भी कर सकता है किसी को कोई अपना, अगर डर शेयर करना है, बिकॉज देखो क्यों जरूरी है ये। एट टाइम्स कई बार हमारे को मौके नहीं मिलते हैं, कई जगह स्पेसेस नहीं मिलते हैं कि शेयर करने के लिए कि हाँ यार ये मेरा डर है। हाँ ललित। जी भैया। मेरा सवाल ये था कि कुछ लोग जैसे दोस्त भी हैं, कुछ ऑफिस के अंदर भी हैं, सीनियर्स वगैरह हैं मोस्टली। तो क्या है ना, वो हमेशा काउंटर करते हैं। आपने कुछ भी बोला, वो हमेशा अपनी ही बात को मनवाना चाहते हैं। आपने जो बोला आज वो पॉइंट, तो वो बोलेंगे नहीं 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 ये गलत है। सेम पॉइंट वो हो सकता है वो अगली बार कभी कोई आर्ग्यूमेंट होगा या डिस्कशन होगा, तो उसमें वो सेम पॉइंट वो बोल दें। तो ऑलवेज वो हमेशा इस तरीके से करते रहते हैं। तो ऐसी फ्रेंड्स हैं तो उसमें भी होता रहता है। ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? मोस्टली मतलब मैं गिव अप कर देता हूँ और सोचता हूँ चलो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि उसका नेचर है उस बंदे का इस तरीके का। तो क्या ये सही है या फिर कुछ और करना ओके चाहिए? देखो, पहले ये चीज देखना है कि इज इट अ पैटर्न विच इज हैपनिंग विद यू विद एवरीवन, या कुछ लोग जैसे
हर एक का ना इंडिविजुअल टाइप होता है। जैसे अब तुम अलग हो, वंश अलग है, बेनू जी अलग है, पल्लवी अलग है। तो मुझे मुझे ये देखना है कि कुछ लोगों से अगर मेरे को सिमिलर फीडबैक या इनपुट या क्रिटिसिज्म आ रहा है, इट वुड मीन दैट देर इज समथिंग इन मी विच इज गेटिंग। देखो, वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड इज एको ऑफ यू। मतलब आप जो अपनी तरफ से एनर्जीज भेज रहे हो, इंक्लूडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल एनर्जीज, वो बाउंस बैक होती होती हैं आपको। पहली चीज, जब आपको वर्ल्ड से बड़ी सारी चीजें मिल रही है ना, और अगर कोई उसके अंदर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो आप, तो जस्ट जस्ट पॉज एंड रिफ्लेक्ट और अपने आप से पूछो कि यार इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आप कहाँ क्या रोल प्ले कर रहे हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि यू हैव टू आस्क। कई बार होता है, कई कई बार सिचुएशन ऐसी होती है लोगों के साथ जिंदगी के अंदर, दैट दे आर नॉट सो, बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हैं वो लोग। तो ठीक है, वन ऑड केस होना, एक दो लोग होना, ठीक है। इसीलिए मैं जनरली लोगों को बोलता हूं, यू शुड हैव पीपल हु शुड फील वेरी कंफर्टेबल इन गिविंग यू अ फीडबैक, राइट। और ऐसे लोगों को कलेक्ट करो जिंदगी के अंदर, बिकॉज लोग जिंदगी जेन्युइन फीडबैक देने वाले लोग नहीं होते हैं जिंदगी में। पॉइंट समझ रहे हो? और वही लोगों से फीडबैक ले सकते हो, वही लोग आपको जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं जो आपके साथ समय स्पेंड करते हैं। अब मेरे से, जिन जिन लोगों के साथ मैं समय स्पेंड करता हूं, मेरे से, मैं उनके बारे में बहुत क्लैरिटी से बहुत सारी चीजें जानता हूं। और एंड आई नो, मैं उन लोगों से इसलिए भी बात ज्यादा करता हूं बिकॉज देखो, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद वो इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे मुझे फीडबैक देने में, बट वो अपनी बातों के अंदर ना कुछ कुछ चीजें बोल जाते हैं, उनको भी नहीं पता चलता। और वो मेरे लिए एज अ लर्निंग फीडबैक बन जाता है। मैं उनसे सीख लेता हूँ, ओ हाँ यार ये चीज है, मतलब ये वाली चीज पे मुझे काम करना है। तो एक है पैटर्न रिकग्निशन, की आपको देखना है कि यार किस तरह की चीज आ रही है, बिकॉज वो चीज ना कंसिस्टेंट रहेगी। वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ नौकरी में आएगी, वो दोस्तों से भी आएगी, फैमिली से भी आएगी। दूसरी चीज इज दैट अगर सही में इंप्रूवमेंट के रास्ते पे चलना चाहते हो ललित, तो आपको have people in your life who feel very comfortable in telling you your problem, specially फीडबैक देने के अंदर। मतलब बड़ा क्लियर हो, सुनना यार ललित, ऐसे ऐसे बोल सके, अरे सुनना ललित यार, ये यार दिक्कत है यार, सुनना यार तू उस दिन ज्यादा रिएक्ट कर दिया यार, सुनना यार तू बड़ा मूडी है यार। बिकॉज अगर इस तरह के लोग इकट्ठे कर लिए ना, ये जितनी पावरफुली तुम्हारी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता, बिलीव मी। जितने भी लोग मुझे आज बोलते हैं ना कि अरे भैया आपने हेल्प करी, वो करी, उनसे पूछना कभी भी। मैं उनको कई बार तो बहुत ही ब्लंट बोल देता हूं, मैंने कहा सुनना यार, तुम ये नहीं सुनते, ये नहीं सुनते, ये नहीं सुनते। बिकॉज उन्होंने वो मुझे ट्रेसपास दिया है, उन्होंने वो मुझे एक वो फ्रीडम दी है, और मुझे लगता है कि हाँ यार, मैंने बोलूंगा ना तो ये मेरे से बात करना बंद नहीं करेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? तो वो उनकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ नहीं है ये। बोलने के लिए तो कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, बट उन्होंने मेरे को वो ट्रेसपास दिया है। तो अपने आप से यही पूछना है ललित, पहली चीज कि इज देयर अ थीम और अ पैटर्न विच इज कमिंग आउट, एंड जो तुम्हारे क्लोज लोग हैं ना, दो तीन चार लोग, कोई भी, इंक्लूडिंग योर वाइफ, इट कुड बी योर वाइफ ऑल्सो, स्टार्ट टेकिंग फीडबैक्स। पूछो उनसे, पूछो यार कौन सी दो चीज है, एक चीज है, तीन चीजें हैं जो तुम चाहते हो। देखो, ऐसे तो मैं ऐसे बोलना ना कि भाई ऐसे तो मुझे पता है मेरे पे बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट की, बट मुझे तीन चीजें बताओ यार, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें बताओ। और पूछो, मतलब पूरी सिंसियरिटी के साथ पूछो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड द पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू यू, कितने सारे पॉइंट्स होंगे तुम्हें बताने के लिए। मतलब शॉकिंग भी लगेगा, सरप्राइजिंग भी लगेगा, बट उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, लेस ईगो चाहिए, ये एक्सेप्ट और सुनने के लिए। ठीक है, डन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट संडे, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय। Thank you so much.